दोस्तों, आज की कहानी है माँ की जवान बेटी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जवान बेटी के साथ अकेले सफर करते रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में जवान लड़कों के ग्रुप के कारण वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रही थी। मैं लखनऊ जा रही थी। लखनऊ मेरा मायका है। 10 दिनों बाद भैया की बड़ी बेटी सुरभा की शादी थी। मैं और मेरी बेटी मेघना दोपहर की गाड़ी से जा रही थी। मेरे पति राजीव बाद में पहुंचने वाले थे। कुछ काम करके इनकी तो ससुराल है। ऐन वक्त पर पहुंचकर अपना भाव भी तो बढ़ाना था। मैंने सोचा था कुछ दिन वहां रहूंगी, सबसे मिलूंगी और कुछ भैया भाभी के काम में भी हाथ बटाऊंगी। शादी वाले घर में 100 तरह के काम होते हैं। अपनी शादी के बाद पहली बार मैं शादी जैसे अवसर पर मायके जा रही थी। माँ का आग्रह था कि मैं पूरी तैयारी के साथ आऊं। लक्ष्मी बुआ को दिखाना चाहती होंगी कि मेरी बेटी कितनी सुखी है। जिनका लाया रिश्ता ठुकरा कर माँ ने मुझे दिल्ली में ब्याह दिया था। लक्ष्मी बुआ भी तो उस दिन से सीधे मुंह बात नहीं करती। सुरभा के विवाह में जाने का मेरा भी चाव कुछ कम नहीं था। उस पर माँ का आग्रह मैं और मेरी बेटी मेघना ने बड़े ही मनोयोग से जाना चाहते थे। हर मौके पर पहनने के लिए नई तथा आधुनिक पोशाक, उससे मैचिंग चूड़ियाँ, गहने, सैंडल और ना जाने क्या क्या जुटाया गया। फिर मैं और मेरी बेटी मेघना ने सुभ्रा की शादी में जाने के लिए तैयार हो गए और राजीव हमें स्टेशन विदा करने आए थे। कुछ लड़के जो किसी कार्यशाला में भाग लेने लखनऊ जा रहे थे। हालांकि गाड़ी चलने से पहले वे सब अपने सामान के यहाँ वहाँ रख रखाव में ही लगे थे। फिर भी उन्हें देखकर मैं कुछ परेशान हो उठी। मेरी परेशानी शायद मेरे चेहरे से झलकने लगी थी, जिसे राजीव ने भाप लिया था। उन्होंने होशियार रहने के लिए मुझसे कहा। गाड़ी चल पड़ी। हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। लड़कों में अपनी अपनी जगह तय करने के लिए छीना झपटी चुहलबाजी शुरू हो गई। मैं गाड़ी में बैठे लड़कों की शरारतों और नोकझोंक से कुछ परेशान सी हो उठी। ऐसे नहीं कि बच्चे कुछ गलत कर रहे थे, शायद मेरे साथ मेघना का होना। मुझे उनके साथ व्यवहार बनाना पसंद नहीं था। देखने में तो सब भले घरों के लग रहे थे, फिर भी एक साथ 6 लड़कों का ग्रुप, उस पर किसी बड़े का उनके साथ ना होना, उस पर उम्र का ऐसे मोड़ जो उन्हें शांत, सौम्य तथा गंभीर नहीं रहने दे रहा था। मैं भला परेशान कैसे ना होती। मेरा ध्यान उन लड़कों पर केंद्रित हो गया था। थोड़ी ही देर में हम उन लड़कों के नामों से ही नहीं, आदर्शों से भी परिचित हो गए। मेरे पास बैठे लड़के का नाम मनीष था। लंबा गोरा चिट्ठ, आंख में चश्मा पहने, वह नीली जीन्स और कीमती टी शर्ट में बड़ा स्मार्ट लग रहा था। कुछ शर्मीले स्वभाव का लगने वाला मनीष हंस रहा था। मुझे लगा उनकी हंसी, उसकी शरारतें सब मेघना के कारण है, इसलिए हंसना तो दूर, मेरी नजरों पर पहरा हरदम मेघना पर बैठा रहा। मेरे ही कारण मेघना बेचारी भी दबी घुटी सी खिड़की से बाहर झांकती रही। अपने हम उम्र उन लड़कों के साथ ना खुलकर हंस पाई, ना ही उनकी बातचीत में शामिल हो सकी। वैसे ना मैं ही ऐसी माँ और ना मेघना ही इतनी पुरातनपंथी लड़की है। वह तो हमेशा सह शिक्षा में ही पढ़ी है। वह क्या कॉलेज में लड़कों के साथ बातचीत, हंसी मजाक नहीं करती होगी। फिर भी ना जाने क्यों, शायद घर से दूरी या अकेलापन मेरे मन में असुरक्षा की भावना को जन्म दे गया था। उन लड़कों की बहानों से उठी नजरें जब मेघना से टकराती तो मैं बेचैन हो उठती। उस दिन पहली बार मेघना मुझे बहुत ही खूबसूरत नजर आई और पहली बार मुझे बेटी की खूबसूरती पर गर्व नहीं, भय हुआ। चूंकि वे जवान लड़के थे और मेरे साथ मेरी जवान बेटी थी, इसलिए कुछ घंटों का सफर जैसे सदियों में फैल गया था। दोपहर कब शाम में बदल गई।
और शाम कब रात में बदल गई मुझे खबर ही ना हुई, क्योंकि मेरे अंदर भय का अंधेरा बाहर के अंधेरे से ज़्यादा घना था। हालांकि जब भी कोई स्टेशन आता, लड़के हमसे पूछते कि हमें चाय पानी या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने मेघना को गुमसुम बैठे बोर होते देखा तो अपनी पत्रिकाएं भी पेश कर दी और वह अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। जब जब उन्होंने कुछ खाने के लिए पैकेट खोले तो बड़े आदर से पहले हमें ऑफर किया, हालांकि हम हमेशा मना करती रही। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि जब आपत्ति करने लायक कोई बात नहीं तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों सहज नहीं हो जाती। मैं तो पल पल यही मना रही थी कि यह सफ़र खत्म हो और मैं खुली हवा में सांस ले सकूं। कानपुर स्टेशन आने वाला था। गाड़ी वहाँ कुछ ज़्यादा देर के लिए रुकती है। बाहर का दृश्य सन्न कर देने वाला था। हजारों लोग गाड़ी के पूरी तरह रुकने से पहले ही उस पर टूट पड़े थे। इससे पहले कि हम कुछ समझते, बीसियों लोग डब्बे में चढ़कर हमारी सीटों के आसपास यहाँ वहाँ जुटने लगे। कई सिर खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेघना ने घबराकर खिड़की बंद करनी चाही तो कई हाथ अंदर आ गए जो सब कुछ झपट लेना चाहते थे। मेघना को पीछे हटाकर सैम और अंकित ने खिड़कियां बंद कर दी। पलटकर देखा तो मनीष, रजत और ईर्ष्या तीनों अंदर घुस आए। आदमियों ने रेलवे को खदेड़ने में लगे थे। लड़कों ने उन धोती कुर्ताधारी निपट देहातियों से उलझते देखकर जैसे ही मैंने हस्तक्षेप करना चाहा तो ईर्ष्या और सैम एक साथ बोल उठे, आंटी जी आप दोनों निश्चिंत होकर बैठिए, बस जरा सामान पर नजर रखिएगा, इनसे तो हम निपट लेंगे। तब याद आया कि सुबह लखनऊ में एक विशाल राजनीतिक रैली होने वाली थी जिसमें भाग लेने या सारी भीड़ लखनऊ जा रही थी। लगता था जैसे रैली के उद्देश्य और उसकी ज़रूरत से उसमें भाग लेने वाले अनभिज्ञ थे। ठीक वैसे ही उस रैली के परिणाम और इससे आम आदमी को होने वाली परेशानी से रैली के आयोजन भी अनभिज्ञ थे। पूरी गाड़ी में लूटपाट और जंग छिड़ी थी। जैसे वह गाड़ी ना होकर शोर और दहशत का बवंडर था जो पटरियों पर दौड़ता चला जा रहा था। लड़कों का पूरा ग्रुप हम दोनों माँ बेटी की हिफाजत के लिए डट गया था। एक मजबूत दीवार खड़ी थी हमारे और अनचाही भीड़ के बीच। उन छहों की तत्परता, लगन और निष्ठा को देखकर मैं मन ही मन नतमस्तक थी। उस पर शायद मेरा अपना बेटा भी होता तो क्या इस तरह अपनी माँ और बहन की रक्षा कर पाता। कानपुर से लखनऊ तक के उस कठिन सफ़र में वह ना बैठे, ना उन्होंने कुछ खाया पिया। इस बीच वह अपनी शरारतें, चुहलबाजी, फिल्मी अंदाज सब कुछ भूल गए थे। उनके सामने जैसे एक ही उद्देश्य था, हमारी और सामान की हिफाजत। इन बच्चों के लिए मैंने क्या धारणा बना ली थी, जिसके कारण मैंने एक बार भी इनसे ठीक व्यवहार नहीं किया, एक बार भी इनसे प्यार से नहीं बोली, ना ही इनके हास परिहास या बातचीत में शामिल हुई। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि वास्तव में महिलाओं का अकेले यात्रा करना कितना असुरक्षित है। लखनऊ स्टेशन का हाल तो उससे भी बुरा था। प्लेटफॉर्म तो जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया था। सामान, बच्चे, महिलाओं को लेकर यात्री उस भीड़ से निपट रहे थे। चीख पुकार मची थी। भीड़ स्टेशन की दुकानें लूट रही थी। दुकानदार अपनी सामान बचाने में लगे थे। प्रलय का आतंक हर यात्री के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था।
इतना सारा कीमती सामान और साथ में खूबसूरत जवान बेटी। वैसे तो भैया हमें लेने स्टेशन आए हुए थे, लेकिन उस भीड़ में हम उन्हें कहाँ मिलते। उस भीड़ में तो सामान उठाने के लिए कुली भी ना मिल सका। उन लड़कों के पास अपना तो मात्र एक एक बैग था। अपने बैग के साथ सैम ने हमारी बड़ी अटैची ले ली। छोटी अटैची मेरे मना करने पर भी मनीष ने ले ली। हमारे दोनों बैग भी ईशा और अंकित के कंधों पर लटक गए थे। उन सब ने भीड़ में एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक घेरा सा बना लिया, जिसके बीच हम दोनों चल रही थी। उन्होंने हमें स्टेशन से बाहर ऐसे सुरक्षित निकाल लिया जैसे आग से बचाकर निकाल लाए हो। मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उस दिन अगर वह नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना सोचने मात्र से मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने जब उनका आभार प्रकट किया तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा था, क्या बात करती हैं आप, यह तो हमारा फर्ज था। दिल से मैंने उन्हें शुभ्रा की शादी में शामिल होने की दावत दी, लेकिन उनका आना संभव नहीं था, क्योंकि वे मात्र 4 दिनों के लिए लखनऊ एक कार्यशाला में शामिल होने आए थे। उनके लिए 10 दिन रुकना असंभव था। फिर भी एक शाम हमने उन्हें खाने पर बुलाया। सबने उनका परिचय करवाया। वह मुलाकात बहुत ही सहज, रोचक और यादगार रही। सभी लड़के सुरक्षित, सभ्य तथा मिलनसार थे। हम लोग अक्सर युवा पीढ़ी और गैर जिम्मेदार, संस्कार विहीन तथा दिशा विहीन कहते हैं, लेकिन हमारा ही अंश और हमारे ही दिए संस्कारों को लेकर बड़ी हुई यह युवा पीढ़ी भला हमसे अलग सोच वाली कैसे हो सकती है। जरूर उन्हें समझाने में कहीं ना कहीं हमसे ही चूक हो जाती है।